Hello everyone, this is Vikram Kumar and welcome back to my channel. एक्चुअली मैंने ये मास्क इसलिए पहना है ताकि मैं आपको बता सकूं कि कहीं ना कहीं अब हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज पे पहुंच चुके हैं अपने कंट्री में। सो सबसे बेटर यही है कि अब हम सारे लोग थोड़े ज़्यादा अवेयर हो जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम सब ऐसा स्टोरी लिखे या फिर ऐसा स्टोरी बताएं अपने 40 साल के बाद कि यार मेरे भी कोई एक रिलेटिव थे जिनका कोरोना वायरस की वजह से डेथ हो चुका था। तो सबसे बेस्ट पॉलिसी इससे बचने का यही है कि हम ये ना सोचे कि हमें हॉस्पिटल तक जाना पड़े। सबसे बेटर है कि फर्स्ट प्लेस में उसे ख़त्म किया जाए, जैसे कि हम मास्क यूज़ करना स्टार्ट कर दे। अगर नहीं करते, मुझे पता है कि आप सब करते हो, बट स्टिल आपके कोई फैमिली मेम्बर ऐसे हैं जो कि नहीं करते हैं, तो आप प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और अवॉइड करे सोशल गैदरिंग। जैसे कि अगर नहीं ज़रूरी है तो कोई भी पार्टी अटेंड ना करे, क्योंकि मैं ये देख रहा, इनफैक्ट मेरे फैमिलीज़ में ही बहुत प्लेसेस में ऐसे हैं जहाँ शादियाँ स्टार्ट है। तो आप ये जान लो कि ये वायरस किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। आप गांव के हो, शहर के हो, गोरे हो, काले हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये सबको इक्वली इफेक्ट कर रहा है। मे बी हो सकता है हमारे बॉडी के अंदर इतने कैपेसिटी हो कि हम बचा, बट हमारे जो एल्डर्स, मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन है, वो शायद ना बच बच पाए। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें बचाएं और उनको अवेयरनेस स्प्रेड करें इस चीज़ के बाद मैटर में, क्योंकि हम एक अवेयर और एजुकेटेड सिटीजन है। आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी। चलिए इसी के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक, जो है वॉर के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बेसिकली हमें ये वॉर के डिवास्टेशन, अपार्ट फ्रॉम वो ट्रेडिशनल जो हमारा सोच है। एक सेकेंड पहले मास्क रिमूव कर लो। हाँ, अब ठीक लग रहा है। तो बेसिकली ये वीडियो जो होगा हमारा, वो जो वॉर के बारे में जो हम सोचते हैं कि वॉर एक केवल फाइट है, नो इट इज़ नॉट। इट इज़ एक फाइट से ज़्यादा है वॉर। तो हमें वो समझना पड़ेगा इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है वॉर के। उससे पहले तो हम ये समझें कि वॉर का डेफिनेशन क्या है। उसके बाद फिर ये समझने की कोशिश करें कि इंडिया इतने वॉर में पार्ट ले चुका है। फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करेंगे पूरे हिस्ट्री से। 1857 वॉर थे, वो सब हटा दे रहे जो मेडिवल टाइम्स में हुआ या फिर एंशियंट टाइम में हुआ, वो सब हमें मैटर नहीं करता उतना। तो हम स्टार्ट करेंगे 1857 के टाइम से, जिसके पास हमारे पास एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डेटा है। वर्ल्ड वॉर वन में इंडिया का क्या पार्ट रहा है, कितने सोल्जर्स पार्ट लिए वर्ल्ड वॉर टू में, इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद इंडिया ने कितना वॉर फाइट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान के साथ 4 वॉर हो चुका है, 1947 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में। चाइना के साथ एक वॉर हो चुका है और एक माइनर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। फर्स्ट जो वॉर हुआ था इंडिया चाइना, जैसे आप सब जानते हैं, 1962 और 1965 में जो माइनर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था सिक्किम के आसपास। तो ये हमें समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने जब ये टॉपिक को पिछले जो इंडिया चाइना वाले वीडियो को जब मैं कवर कर रहा था, तो जब मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल या फिर पोस्ट पढ़े, अब जैसे मैं रिसर्च कर रहा था अपने वीडियोस को, सोच रहा था ज़्यादा डेटा डाल सकूँ, तो मैंने देखा कि बहुत जगह काफ़ी ज़्यादा वॉर वॉर को लेकर डिस्कशन चल रहा था। तो मेरे माइंड में भी ये आया कि क्यों ना वॉर को ही समझा जाए, वॉर के टाइम में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और वो समझ आपके साथ स्प्रेड किया जाए, मतलब आपके साथ डिस्कस किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इस वीडियो देखने के बाद मैं तो ये गारंटी करता हूँ कि आप अगर कभी किसी भीड़ में बैठते हो या फिर फैमिली मेम्बर्स के बीच में जहाँ वॉर वॉर के बारे में बात चल रही है, तो आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ बैठ सकोगे, लोगों को अच्छे से समझा सकोगे कि वॉर बेकार है यार, ये वॉर ये सब बेकार है। एज अ यंग एंड ग्रोइंग जनरेशन हमें ये बात समझना होगा। तो उसके लिए हम कैसे समझेंगे, तो पास्ट स्टडी करेंगे, क्या क्या हुआ पीछे, तो वो सब देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले वॉर होता क्या है। सो द विकिपीडिया वॉर को डिफाइन करती है एज अ सिचुएशन और अ टाइम पीरियड जहाँ पे दो कंट्रीज फाइट करते हैं अगेंस्ट ईच अदर। और एक वॉर जनरली यूज करता है वेपन्स, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड सोल्जर्स। और एक चीज़ हमें समझना होगा, नॉट एवरी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इज अ वॉर। जैसे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कंट्री के अंदर में भी हो सकती है, बिटवीन अ स्टेट्स, बिटवीन अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट, जिसे हम रेबेलियन कहते हैं। और एक इंसर्जेंसीज होता है, जो कि एक बहुत ही फेमस है, नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी, जहाँ पे उनका अपना डिमांड रहता है। सो नॉट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बस हमें ये समझना होगा नॉट एवरी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इज अ वॉर। ठीक है, तो और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वॉर तब डिक्लेयर हो सकता है, आई मीन द वॉर का सिचुएशन चल रहा है कंट्री में, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद डिक्लेयर होता है। वो भी जब प्रेसिडेंट आपका यूनियन कैबिनेट के रिटन परमिशन, विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स, अगर उसके बाद अगर रिटन लेटर आता है प्रेसिडेंट के पास, तो ही आपका एक वॉर का डिक्लेरेशन हो सकता है। और उसी टाइम हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे,
तो जो जब इंडिया में फॉर्मली पता चलता हमें कि हाँ एक वॉर डिक्लेयर हो चुका है, तो इंडिया में वॉर डिक्लेयर करने का पावर किसके पास है, तो वो प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट इज अ बॉस ऑफ द कंट्री, ठीक है, फर्स्ट सिटीजन एंड द बॉस ऑफ द कंट्री। तो चलिए आइए उसके बाद अब हम समझते हैं इंडिया का पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ द वॉर। इंडिया का पास्ट मतलब भूतकाल में हमारे कितना वॉर का एक्सपीरियंस रह चुका है, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है द वॉर ऑफ 1857। So the revolt of 1857, Sepoy Mutiny, or the India's first war for freedom, as named by वीटी सावरकर। वीटी सावरकर जी ही वो थे जो इसे इंडियाज फर्स्ट वॉर फॉर फ्रीडम का नाम दिए थे। तो इसमें हुआ क्या था, अचानक से जो इंडियंस थे वो अपराइज करके थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो हमें इसे समझने की, इसका समझना एक अलग ही टॉपिक है। बस हम अभी ये जानते हैं कि इसमें पूरे इंडियन जो थे एक साथ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आ गए थे। उनके जो हार्श पॉलिसीज थे टुवर्ड्स इंडियन, जैसे फॉर एग्जांपल आपके बहुत सारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स थे, जैसे कि उसमें रैयतवाड़ी सेटलमेंट आता है, परमानेंट सेटलमेंट आता है, और बहुत सारे ऐसे जो ऐसे ऐसे सिस्टम थे जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गया, ब्रिटिश पारामर्सी हो गया, सब्सिडियरी अलायंस एक्सेट्रा। ये सारे ऐसे थे जो कि बहुत ही हार्श पॉलिसीज थे, जो कि इंडियंस पे वो पुट कर रहे थे, पुट नहीं कर रहे थे एक्चुअली, वो प्रेशराइज करके इंडियंस को फॉलो करवाते थे। उनका टैक्सेशन ऑन द इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत, इंडिया मतलब हमारे से ही रिसोर्सेज ले जाते थे ब्रिटेन में या फिर यूरोप में, और वहां से वापस इंडिया को सेम प्रोडक्ट मॉडिफाई करके लाके बेचते थे, वो भी मतलब हाई टैक्सेशन के साथ। तो आप समझ सकते हैं कितना एक्सप्लॉयटेटिव टाइम रहा होगा वो हमारे लिए। तो कहते हैं ना कि आप किसी चीज को एक समय तक ही दबा सकते हो, अचानक से वो फूटेगा ही फूटेगा। तो ये इंडियंस का गुस्सा था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो वो अचानक से 1857 में फूट चुका था। तो आप जो ये जो फेमस नाम सुनते हो जैसे कि मंगल पांडे हो गया, रानी लक्ष्मीबाई हो गए, तांतिया तोपे हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सारे नाम इसी रिवॉल्ट से रिलेटेड है। तो इस वॉर के आइए हम कुछ डेटा देख लेते हैं। जैसे जैसे कि 1857 के वॉर के टाइम पे अराउंड 2300 ब्रिटिशर्स का डेथ हुआ था, अराउंड 3 to 4,000 इंडियंस डाइड उस टाइम पे वॉर के टाइम पे। बट ये था एक्चुअली एट द इवेंट, जब इवेंट हुआ, मतलब कि जब वॉर हुआ था। बट अगर हम ये देखेंगे और ये समझेंगे कि वॉर के टाइम पे हो ही रहा था, वॉर के बाद बहुत सारे मिसिंग पीपल वेयर देयर, मतलब लोगों का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। पुलिस का जो ब्रूटैलिटी था वो बढ़ चुका था, पुलिस बहुत ही हार्श हो गए, पुलिसिंग बहुत ही हार्श हो गई थी आपके वॉर के बाद। लॉस को स्ट्रिक्ट कर दिया गया था, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया जाता था। और उसके बाद ब्रिटिश का इतना एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज था कि एक डाटा बताता है कि अराउंड अगले 10 ईयर्स तक में अराउंड 10 मिलियन पीपल डाइड, ठीक है, इधर ड्यू टू स्टारवेशन। और मतलब बहुत ऐसे पॉलिसीज हो गए थे कि उनके की अराउंड एक प्लान्ड बोलो या अनप्लान्ड बोलो, अराउंड 10 मिलियन पीपल डाइड इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो ये था आपका 1857 के वॉर का। हाँ, इस वॉर से हमें एक ये टीचिंग बहुत ही अच्छा मिला कि ये वॉर एक लेसन था अगेंस्ट यूरोपियंस कि आप इनविंसिबल नहीं हो, मतलब आपको कोई भी हरा सकता है। जैसे कि और एक ये जो एक बहुत ही बड़ा मिथ था ब्रिटिशर्स के माइंड में कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग है, तो ये एक वॉर बहुत ही बड़ा एक ऐसा लेसन था ब्रिटिशर्स के लिए कि यस, हिंदू एंड मुस्लिम बोथ आर यूनाइटेड एंड कैन फाइट टुगेदर अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी, दैट वाज ब्रिटिशर्स। तो इस वॉर के बाद उनके पॉलिसीज भी इस टाइप से हो गए, जैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो हम सुनते हैं, तो वो आपका जो हिंदू मुस्लिम का जो डिवाइड करके रूल करो, तो वो पॉलिसी आपका एक तरफ से कहीं ना कहीं 1857 के बाद स्टार्ट हो चुका था, वो इस पर बहुत ज़्यादा वर्क करने लगे थे। हमारा जो सेकेंड वॉर एक्सपीरियंस है वो निकल के आता है वर्ल्ड वॉर वन से। वर्ल्ड वॉर वन को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स जो है वो सर्व किए थे दोनों वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में फ्रॉम द ब्रिटिशर्स साइड। तो आइए देखते हैं वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन का जो टाइम पीरियड है वो फ्रॉम 1914 टू 1918 है। ये फाइट किया गया था बिटवीन द सेंट्रल पावर्स एंड द अलाइड पावर। जो जर्मनी था वो सेंट्रल पावर का पार्ट था, ऑटोमन एम्पायर एंड एक्सेट्रा, और अलाइड पावर जिसमें जैसे कि ब्रिटेन आ जाते थे, यूएस आ जाता था, फ्रांस आ जाता था एक्सेट्रा। तो ये दोनों के बीच में क्लैश हुआ था जिसे हम वर्ल्ड वॉर वन के बीच में जाने जाते हैं, सेंट्रल पावर एंड द अलाइड पावर। तो इसमें कहा जाता है कि अराउंड 1 मिलियन, बोले तो 10 लाख इंडियन सोल्जर्स सर्व किए थे इन द ब्रिटिश आर्मी, ठीक है, which fight मतलब द इंडियंस दे फाउट अगेंस्ट द सेंट्रल पावर्स, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि अराउंड 75,000 इंडियंस डाइड, अराउंड 60,000 वोंडेड, घायल हो चुके थे, और बहुतों का तो पता ही नहीं चला था। तो ये था कुछ मतलब डिसहार्टनिंग डेटा ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर। अब उसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड वॉर टू पे। वर्ल्ड वॉर टू में भी बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट था इंडियन सोल्जर्स का। कहा जाता है कि अराउंड 2.5 to 3 मिलियन
पीपल बोले तो 25 to 30 लाख इंडियन सोल्जर्स ने सर्व किया था, और आपका अराउंड अराउंड 75 to 80,000 इंडियंस डाइड। कुछ कुछ डेटा तो 1 लाख भी बताता है, तो इतने इंडियंस का डेथ हो चुका था, मेजॉरिटी ऑफ देम वोंडेड। बहुत सारे तो ऐसे जो कि डिस्प्लेस्ड हो गए थे, जिनका कभी कुछ पता नहीं चला। बहुत सारे प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए। बहुत था कि वॉर के बाद घर को रिटर्न नहीं आ पाए, और मतलब एक्सेट्रा। काफ़ी सॉरफुल एक्सपीरियंस रहा है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का, स्पेशली कितने जितने डेथ हुए थे उस चक्कर में। और हमें पता है वर्ल्ड वॉर 2 का जो टाइम पीरियड था वो 1939 टू 1945 था, और ये फाइट किया गया था बिटवीन द एक्सिस पावर एंड द अलाइज। एक्सिस पावर में जैसे आपका जर्मनी, इटली एंड जापान था, और अलाइज में आपका यूएस था। तो सम पार्ट ऑफ मतलब थोड़ा मोड़ा चाइना भी इन्वॉल्व था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, और आपका यूएसएसआर था एक्सेट्रा। तो ये सारे कंट्रीज जो थे, ये सारे कंट्रीज ऑलमोस्ट कहा जाता है कि ये पूरा वर्ल्ड ही इन्वॉल्व था, इसलिए इसलिए उसको इनफेमसली वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से जाना जाता है। और ये मतलब सबसे अजीब बात ये है कि ये वॉर एंड हुआ after the atomic bombing in the Japan, that is in the state of that is in the two places, Nagasaki and the Hiroshima, of the two famous atom bombs named as Fat Man and Little Boy। तो ये जो फैट मैन एंड लिटिल बॉय जो है ना, यही एंड किए थे वर्ल्ड वॉर 2 को, जो कि एक बेकार सा एक्सपीरियंस रहा ऑफ कोर्स पूरे ह्यूमैनिटी के लिए। कि एक ये जो वर्ल्ड वॉर 2 जो था वो पूरा जापान का एक ऐसा सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो कि आज तक बहुत ही सौरो मेमोरी रखता है वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। तो ये था। अब चलिए वो सब भूल जाते हैं, अब हम आते हैं हमारे थर्ड एक्सपीरियंस ऑफ द वॉर, जो कि आपका स्टार्ट होता है आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये जो मैं डेटा बोल रहा था वो अनडिवाइडेड इंडिया के बारे में था, मतलब या फिर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में था, जिसमें बहुत सारे प्लेसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे नेपाल, बर्मा, और फिर आपका पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, ये सारे एरियाज को मिला करके इंडियन सोल्जर्स ने पार्ट लिया था। और अब आते हैं जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हो गया,